स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल sanskritguru.com में। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, रीट, एचटेट या सीटेट की परीक्षा में पद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। वहां आपको एक पद्यांश दिया जाता है या हो सकता है 2-3 पद्यांशों का एक समूह आपको दिया जाए और उससे आपको कुछ प्रश्नों के आंसर देने होते हैं। यहाँ आपके सामने जो उदाहरण के रूप में मैंने जो पद्यांश लिखा है, ये 2018 की रीट की परीक्षा में पूछा गया है। बच्चों, जब हमें पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के आंसर देने होते हैं तो हमारा सबसे पहला जो काम होना चाहिए वो होना चाहिए उस पद्यांश का हमें सार गर्भित सा अर्थ जानना चाहिए। जैसे कि हम इस पद्यांश का अर्थ जानेंगे और उसके बाद में जानेंगे कि इससे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको उसका आंसर कैसे देना है। श्लोक है, भवन्ति नम्रस्तर्व फलोद्गमयी नवाम्बुभिदूर विलम्बिनो घना अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धि स्वभाव एवेश परोपकारिणम्। यहाँ एक श्लोक दिया गया है जिसके अंदर जो भावार्थ मैं आपको बता दूं, इसमें बताया है 3 प्रकृति के जो संसार में होते हैं उनका कैसा स्वभाव होता है। सबसे पहला होता है तरव। तरव का मतलब होता है पेड़। पेड़ों का स्वभाव कैसा होता है। दूसरा बताया घना। घना का मतलब होता है बादल। और सत्पुरुषा यानी कि सज्जन पुरुषों का जो स्वभाव है वो कैसा होता है। तो बच्चों, इनमें तीनों की एक रूपता बताई है कि तीनों में एक जैसी समानता होती है कि जो तरव होते हैं, पेड़ होते हैं, उनका क्या स्वभाव होता है कि जब पेड़ के ऊपर फलोद्गमयी, उनके ऊपर फल आते हैं, पेड़ के ऊपर जब फल लगते हैं दोस्तों, तो पेड़ क्या हो जाता है, नम्र, झुक जाता है। ये पेड़ का स्वभाव है कि जब उसके ऊपर फल लग जाते हैं तो वो झुक जाता है। इसी तरीके का वो स्वभाव किसका है, घन। घन यानी मेघ का स्वभाव भी ऐसा ही होता है कि जब मेघ जल से भरा हुआ होता है, नवाम्बु भी, नवाम्बु यानी नए जल से जब बादल भरा हुआ होता है तो वो अवलंबिनो, वो भी नीचे झुक जाता है। ऐसा ही स्वभाव किसका होता है बच्चों, सत्पुरुषों का होता है। सज्जन पुरुषों का भी स्वभाव क्या होता है कि जब उनके पास धन संपत्ति होती है तो वो भी अनुद्धता अर्थात नम्र हो जाते हैं, नीचे की ओर झुक जाते हैं। लेकिन जो कपटी लोग होते हैं वो तो इससे विपरीत होते हैं। कपटी लोगों के पास अगर धन आ जाए तो वो दूसरे लोगों से सीधे वो बात नहीं करते। लेकिन हम कपटी लोगों की तो बात ही नहीं करें। और क्यों करें, नहीं करेंगे। यहां हम सत्पुरुषों की बात कर रहे हैं। तो ये तीनों के बारे में बताया। अंतिम लाइन में कहा है, स्वभाव एवेश परोपकारिणम्। ये किनका स्वभाव है बच्चों, परोपकारियों का स्वभाव है, कपटियों का स्वभाव ऐसा नहीं होता। ये हमने इसका भावार्थ जाना। अब इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। इस पद्यांश से पहला जो प्रश्न पूछा गया था वो था बच्चों, इसी में से एक पद लिया है सत्पुरुषा। कि ये जो सत्पुरुषा पद है इसमें कौन सा समास है, सत्पुरुषा पद के अंदर कौन सा समास है, इत्यत्र कह समास है यानी कौन सा समास है। उदाहरण, जब यहाँ प्रश्न के नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययीभाव। ठीक है। अब हम इनको जो 4 यहाँ ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शन को हम नकारेंगे कि कौन कौन सा नहीं है। पहली बात करें हम अव्ययीभाव की। अव्ययीभाव समास में उत्तर पद जो है या जो समस्त पद होता है, समास बनने के बाद का जो पद होता है वो नपुंसक लिंग में होता है। पहली कंडीशन ये होती है।
दूसरी कंडीशन उसकी ये भी होती है कि उसका पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है। तो आप देख रहे हैं दोनों चीजें नहीं मिल रही, इसका मतलब अव्ययभाव नहीं है। अब बात करें द्वंद्व की, तो द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व समास के अंदर बच्चों दोनों पदों की प्रधानता होती है। दोनों पद कौन से, पहला पद और उत्तर पद दोनों ही बराबर समानता रखते हैं, लेकिन यहाँ सत्पुरुषा के अंदर एक पद दूसरे पद की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि पुरुष कैसा है, सत्य है। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। बहुब्री समास में कोई अन्य अर्थ लिया जाता है, जो अर्थ शब्दों के अंदर है ही नहीं वो अर्थ लिया जाएगा। जैसे हम कहते हैं नीलकंठ, इसका मतलब निकलता है नीला है कंठ जिसका, वह कौन, शिव जी। हम कहें गजानन, गज के समान आनन है जिसका, वो है गजानन। तो यहाँ हम देखते हैं कि बहुब्री समास में कोई अन्य अर्थ लिया जाता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, कर्मधारय समास। क्यों होगा, क्योंकि कर्मधारय समास में एक पद दूसरे पद की अगर विशेषता बताता हो और दोनों पदों में समान विभक्ति हो तो वो कर्मधारय समास होता है। समानाधिकरणम तत्पुरुषम कर्मधारय, अर्थात दोनों तरफ एक जैसा अधिकरण हो, एक जैसी विभक्तियां हो और उसी के अंदर एक भेद है कि एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता हो, विशेषण विशेष से भाव संबंध हो, तो वहां कर्मधारय समास होता है। तो इसका सही आंसर ये होगा। मैंने आपको जो ये तरीका बताया है कि पहले हमें उनको अलग करना है जो इस दौड़ में नहीं है। दौड़ में नहीं से मतलब है कि अव्ययभाव समास का तो आपको पहले से सीधा ही पता चल गया कि अव्ययभाव समास तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पद जो है नपुंसकलिंग में बनना चाहिए, या पहला पद जो है वो क्या बनना चाहिए, पूर्व पद कोई अव्यय होना चाहिए, ये निकल गया। इसमें दोनों पद प्रधान होने चाहिए, ये भी निकल गया। अब कंपटीशन में बचे दो पद, तो आप यहां से अपना रास्ता आसानी से चुन सकते हैं। दूसरा प्रश्न इस पद्यांश से पूछा गया था बच्चों, एवेश पद, एवेश ये जो पद है इसके अंदर इसका जो संधि, इसके अंदर जो संधि है वो कौन सी संधि है। यहाँ चार ऑप्शन दिए हैं, गुण संधि है, वृद्धि है, दीर्घ है और अयादी है। हम उसी क्रम से वापस चलते हैं बच्चों। गुण संधि, गुण संधि कब होती है, आपको नियम अगर पता होगा तो आप आसानी से कर पाएंगे, नहीं तो मेरा वीडियो लेक्चर जो है आप देखोगे तो समझ जाओगे। गुण संधि होती है ई, उ, री, इन वर्णों को गुण संधि होती है और गुण होने के बाद उनको ए, ओ और अर बनता है। तो यहाँ ए नहीं बन रखा, यहाँ बना हुआ आई, यानी कि आपकी गुण संधि इसमें नहीं होगी। वृद्धि संधि इसका आंसर सही है, क्योंकि पूर्व पद ए है, एव धन एस है। देखो जब आपको संधि पद दिया हो, विग्रह करना हो, तब आप वहां थोड़ी सी इस बात का ध्यान रखें कि उस समस्त पद का आप विग्रह करने का सोचें, टुकड़ा करने का, कि इसमें दो पद कौन से बन रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ दो पद कौन से बन रहे हैं, एव और एस, एव एस। पहले पद का अंतिम वर्ण होगा ए और अगले वाले वर्ण का पहला पद होगा ए, इनको मिला के हुआ है वृद्धि संधि, ये सही है। दीर्घ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बच्चों, क्योंकि दीर्घ जो है अ, ई, उ और री को ही होता है, तो ए तो बनेगा ही नहीं। अयादी संधि में तो ए, आई, ओ, औ को जो है क्रम से अय, आय, अव ये होता है, तो ये भी यहाँ नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर हो गया वृद्धि संधि। इसी तरीके से देखो यहाँ आपसे प्रश्न जो पूछे जाएंगे ना, वो संधि, समास, कारक, छंद, अलंकार सबसे संबंधित पूछे जाएंगे। तीसरा प्रश्न जो पूछा है वो है कि ये जो श्लोक दिया हुआ है उसमें कौन सा छंद है। चार ऑप्शन है, द्रुत विलंबित माह है, उपजाति, वंश और भुजंग क्रियात। अब देखो बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। हम
छंद का जो हमारा अलग वीडियो लेक्चर है, आप उसमें एक एक छंद के बारे में मैंने समझाया है, वहां आप आसानी से समझ जाएंगे। यहां हम बात करें इन चारों छंदों की, तो सबसे पहले तो हम इसमें से एक ऐसे छंद को निकाल देते हैं जिसमें इसके जैसे लक्षण ही नहीं मिलते, इसके वर्ण गिनेंगे हम सबसे पहले, क्योंकि इसमें 4 चरण हैं और चारों चरणों के अंदर समान वर्ण है, इसलिए कोई वार्णिक छंद है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। एक चरण में 12 वर्ण हैं, बाकी चरणों में भी 12 ही वर्ण है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, अर्थात सभी चरणों के अंदर 12 वर्ण हैं। तो 12 वर्ण वाले जो छंद हैं उसके अंदर उपजाति छंद नहीं आता, क्योंकि उपजाति छंद में तो प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। इसको हमने लिस्ट से आउट कर दिया। अब बचे हमारे पास 3 ऑप्शन। अब आपको अगर इनके लक्षण याद हैं तो आप आसानी से इस कार्य को कर सकेंगे। देखो, छंद की पहचान करते समय हमें लघु गुरु करना होता है और हमें गण बनाने पड़ते हैं। हम इसके पहली पंक्ति के गण बनाते हैं तो हमारा जो कार्य है वो सरल हो जाएगा। भ ये लघु वर्ण है, व इसके आगे आधा न है तो ये गुरु हो गया, ती के आगे कोई वो नहीं है तो ये लघु रहेगा, न के आगे आधा में है तो ये गुरु हो गया और इसके आगे भी आधा से है तो ये भी गुरु हो गया। ये लघु वर्ण है, ये गुरु हो जाएगा क्योंकि इसके आगे विसर्ग है। इसी तरीके से ये लघु, ये गुरु हो जाएगा, ये लघु है और ये गुरु हो जाएगा। ये यहाँ लघु गुरु हमने इसमें किए। ये सारी बातें लघु गुरु करने वाली आप हमारे सेपरेट जो वीडियो लेक्चर है लघु गुरु का, उसमें बेहतर समझ पाएंगे कि कहाँ लघु करना है और कहाँ गुरु करना है। अब हम दोस्तों क्या करेंगे कि 3-3 का एक जोड़ा बना लेंगे। जैसे इन तीनों का हमने एक जोड़ा बना लिया। अब आप ध्यान रखें कि बीच में गुरु हो और पहला और तीसरा वर्ण लघु हो तो वो कौन सा गण होता है? बीच में सिर्फ गुरु हो तो वो होता है जगण। कौन सा गण होगा? जगण, क्योंकि भगण में पहला वर्ण गुरु होता है, जगण में बीच वाला गुरु होता है और सगण में लास्ट वाला गुरु होता है। अब यहां इन तीनों के अंदर लास्ट वाला लघु है, अंतिम वर्ण लघु किसमें होता है? तगण में। ठीक है, फिर यहां इन 3 वर्णों का फिर हम जोड़ा बनाएंगे तो यहां फिर बीच में गुरु आ रहा है, जैसे कि यहां आ रहा था तो ये भी क्या बन गया? जगन। और यहां बीच वाला जो है वो लघु है और बीच वाला लघु किसमें होता है? रगण में, तो ये बन गया आपका रगण। ठीक है, वैसे तो अगर आपको लक्षण याद होगा तो जगण, तगण, जगण और रगण ये क्रम किसमें होता है तो आप आसानी से समझ लेंगे। कैसे समझेंगे? द्रुत विलंबित माह का लक्षण है द्रुत विलंबित माह नभव भरव, यानी कि पहला गण नगण, फिर भगण, फिर नभव भरव, नगण, भगण, भगण और रगण, ये क्रम है। यानी पहला ही गण नगण होगा, जबकि यहाँ पहला गण कौन सा है? जगण है। इसका मतलब द्रुत विलंबित माह तो नहीं होगा। उपजाति हमने पहले अलग कर दिया। वंश की बात करें, वंश का लक्षण क्या है? जतोत वंशिस्तम मुदिरतम जरो। तो यहाँ 4 गण बन रहे हैं, जत, जरत, ज, जगण, तैसे तगण, जैसे जगण और वैसे रगण, यानी कि ये भुजंग पर्यायतम छंद है, क्योंकि भुजंग वंश छंद है। वंश छंद में जो पहला गण बनता है वो होता है जगण। तो ये आपका सही आंसर है। भुजंग पर्यायतम नहीं होगा क्योंकि इसका लक्षण है भुजंग पर्यायतम चतुर्भी यकारी, अर्थात चारों के चारों गण ही क्या बनने चाहिए थे? यगण। तो ऐसा भी यहां नहीं है। तो अगर आपको इस प्रश्न को अच्छे से करना है तो आपको सारे के सारे छंद अच्छे से समझने होंगे। उसके लिए हमारे सेपरेट वीडियो लेक्चर हैं, वहां आप देख सकते हैं। इस पद्यांश से जो चौथा प्रश्न पूछा गया था वो था, इस पद्यांश की पहली लाइन दी गई, भवन्ति नम्र सर्व
इसमें विशेष्य पद कौन सा है? बच्चों, विशेष्य और विशेषण दो ऐसे पद हैं जो आपको देखने में ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, और विशेषण होता है विशेषता बताने वाला पद। जो पद किसी की विशेषता बताए, जैसे कहें हम कोई बालिका सुंदर है तो हम कहें सुंदरी बाला, तो बालिका के लिए जो सुंदरी शब्द प्रयोग किया गया है वो हो गया उसका विशेषण। और सुंदरी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? बालिका के लिए, तो वो हो गया इसमें विशेष्य। तो हमें भी इस पंक्ति के अंदर विशेष्य ढूंढना है, अर्थात वो पद ढूंढना है जिसकी कोई दूसरा पद विशेषता बता रहा। तो देखो, यानी कि जो विशेष्य होता है वो कोई संज्ञा या सर्वनाम पद होता है, और विशेषण क्या होता है? उनकी विशेषता बताने वाला होता है। तो यहाँ संज्ञा और सर्वनाम पद हम ढूंढेंगे। सबसे पहले बात करें, एक एक पद को लेते हैं। भवंती पद, भवंती एक क्रियापद है, इसलिए ये क्या नहीं हो सकता? क्रियापद है, इसलिए ये विशेष्य नहीं हो सकता। दूसरा है यहाँ नम्रा। नम्रा जो है, नम्र होना, विनम्र होना, या हम कहें सरल होना, लंबा होना, ये सब क्या होते हैं? किसी की विशेषता बताने के लिए आते हैं। तो ये क्या है बच्चों? यहाँ विशेषण है, और विशेषण ये कुछ नहीं रहा, इसलिए ये भी इसका सही आंसर नहीं है। तीसरा है फलोदगमई, अर्थात फल आने पर, फल लगने पर। तो ये एक अवस्था को बता रहा है। किसकी अवस्था को बता रहा है? तरुण की अवस्था को बता रहा है। ठीक है, तो ये भी कोई संज्ञा पद, क्षम्यता, ये भी कोई विशेष्य पद नहीं है। तो विशेष्य पद क्या है बच्चों? तरु है। क्यों है? क्योंकि तरु यहाँ एक संज्ञा पद है जिसकी विशेषता बताने के लिए आया नम्र, कि पेड़ कैसे हैं? पेड़ कैसे हो जाते हैं? नम्र हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? जब उनके फल लगते हैं। तो ये दोनों शब्द हैं वो इसका अनुसरण करने वाले हैं। ये विशेष्य हैं और ये विशेषण हैं, और ये क्रियापद है, और ये फलोदगमई जो है एक अवस्था को बताने वाला पद है। तो यहाँ सही आंसर हुआ तरु। इसी तरीके से आपको विशेषण और विशेष्य से संबंधित और कर्तृपद और क्रियापद से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है प्रत्यय से संबंधित। देखो, एक ही पद्यांश से आपको सब तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। आपसे छंद से भी पूछे गए हैं, संधि, समास, प्रत्यय और भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। उपसर्ग और कारक आदि से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ है अनुत्थता पद। अनुत्थता पद जो यहाँ आया है उसमें कौन सा प्रत्यय है? प्रत्ययों की बात करेंगे। अगर आपको प्रत्ययों का सामान्य ज्ञान भी है तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। कर्तृत्व प्रत्यय में तवत शेष रहता है। तवत, अब यहाँ सबसे पहले इस पद की प्रकृति जानो। इस पद के अंदर अनु उपसर्ग है। अनु उपसर्ग है, इसलिए अनु उपसर्ग के बाद में जो धा धातु है उसके बाद में तवत कहीं भी नहीं लगा हुआ, सिर्फ तय लगा हुआ है। इसका मतलब ये तो इसका आंसर नहीं होगा। दूसरा है कत। कत में क्या बचता है बच्चों? तय बचता है। अब यहाँ अनु उपसर्ग पूर्वक जो धा धातु थी उसमें कत प्रत्यय लगाया तो ये बन गया अनुध्वत, और बहुवचन में बन गया अनुध्वता। तो ये इसका सही आंसर हो गया। तव्यत नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तव्यत में तव्य शेष बचता है। अब यहाँ अंत में कहीं भी आदव है और ये तो नहीं आ रहा, इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं है। सत्री में अन शेष बचता है। जैसे पठ धातु से सत्री प्रत्यय करोगे तो पठन, लिखन, गच्छन, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो। तो यहाँ इस वीडियो लेक्चर में आपने जाना कि एक पद्यांश से आपसे किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आपको उनका आंसर देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हो तो आप इन प्रश्नों का ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर दे सकते हो और आपको
इन बातों का ध्यान यहाँ रखना भी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, हम आगे भी इसी तरीके की और सीरीज लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।